गगन जी एस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 8 ये संबंधित है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान का भाग 8 ये केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरीज के संबंधित है। और यहाँ पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद या आर्टिकल 242 तक। तो इस क्वेश्चन से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति ये होते हैं दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति महोदय, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति महोदय। और ऐसा बताया गया दोस्तों अपने संविधान में अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों वो संबंधित है अनुच्छेद या आर्टिकल 108 से। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी संसद की जो संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग होती है वहां से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक को दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में। और ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक दोनों सदनों की ये दोस्तों बुलाता कौन है। तो ये बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय। और ये कब बुलाई जाती है, तो यह दोस्तों जब किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद हो जाता है तब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाई जाती है संसद की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग। और जो संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय। बाकी एक और लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मनी बिल या धन विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ पर दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो इतनी बात आप लोग ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब ये मापने का यंत्र है दोस्तों बैरोमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी एनोमीटर ये दोस्तों मेजर करता है एयर या हवा को। वोल्ट मीटर ये दोस्तों मेजर करता है वोल्टेज डिफरेंस या विभवांतर को। और थर्मोमीटर ये मेजर करता है टेम्परेचर या तापमान को। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एनीमोमीटर ये मेजर करता है या मापता है एयर या हवा को। वोल्ट मीटर ये नापता है दोस्तों विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस को। और बैरोमीटर ये नापता है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और थर्मोमीटर ये मेजर करता है टेम्परेचर या तापमान को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार
किस संशोधन से हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार इसे हटाया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी संपत्ति के अधिकार से आप लोग दो चार पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार इसे दिया गया था दोस्तों अनुच्छेद 31 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में, जिसे 44वां संविधान संशोधन या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 या 1978 के द्वारा समाप्त करके कर दिया गया दोस्तों लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार या विधिक का अधिकार। और इसे जोड़ा गया संविधान के पार्ट या भाग 12 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 300 के ए में। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार पहले दिया हुआ था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों में, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके कर दिया गया लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार, और इसे जोड़ दिया गया संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 300 के ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हमारे पेट में बनता है दोस्तों HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट में बनता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग वायरस जनित है? तो वायरस जनित रोग है दोस्तों डेंगू, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी टीबी और डिप्थीरिया ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बैक्टीरिया जनित हैं टीबी और डिप्थीरिया। बाकी डेंगू ये होता है दोस्तों वायरस से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों लगभग 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। बाकी भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितना है? तो वो है दोस्तों लगभग 6100 किलोमीटर। बाकी जब भारतीय तटीय सीमा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी दोस्तों जोड़ लिया जाता है, तब भारत की जो कुल तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है वो हो जाती है लगभग 7516 किलोमीटर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। बाकी भारत की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी दोस्तों मिला लिया जाता है, तब भारत की कुल तटीय जो रेखा है उसकी लंबाई हो जाती है लगभग 7516 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा ये स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों वहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सिक्किम में जो दर्रे हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम से आपको ध्यान में रखना है नाथुला दर्रा, जेलेबला दर्रा, ये दो दर्रे दोस्तों संबंधित है सिक्किम से। बाकी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं? तो वो हैं बोमडिला दर्रा, दिहांग दर्रा और बोमला दर्रा। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर दर्रे हैं जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दाल किसका अच्छा स्रोत है?
तो दाल सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों प्रोटीन का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप या एलोट्रोप नहीं है? तो कार्बन का एलोट्रोप नहीं है दोस्तों ऑक्सीजन। बाकी ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफेन ये सभी के सभी कार्बन के एलोट्रोप या अपरूप हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद किसने युद्ध त्याग दिया था? तो कलिंग विजय के बाद दोस्तों अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था या युद्ध को त्याग दिया था। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सम्राट अशोक से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सम्राट अशोक से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा दोस्तों 261 ईसा पूर्व या बीसी में। और इसका वर्णन कहां पर मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है इनके द्वारा जो शिलालेख दोस्तों मतलब का निर्माण करवाया गया सम्राट अशोक के द्वारा। और उसमें किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। तो क्योंकि दोस्तों जो सम्राट अशोक या जो मौर्य वंश के अशोक थे वो ऐसे शासक थे जो लोगों से जुड़े शिलालेखों के माध्यम से। तो इनके द्वारा जो शिलालेखों का निर्माण कराया गया उसमें जो 13वां शिलालेख था उसमें किसका वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है कलिंग युद्ध का, जो कि हुआ 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि अभी ऊपर का क्वेश्चन था, तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है, अशोक ने उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया। और इन जो शिलालेख थे जिनका प्रचलन अशोक ने सबसे पहले किया, इनकी भाषा थी दोस्तों प्राकृत। और इनकी लिपि कौन सी थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मैइक और ग्रीक। जिसमें सबसे ज्यादा किस थी मतलब कौन सी लिपि? तो वो थी ब्राह्मी। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले कौन लेके आया? तो वो लेके आया मौर्य वंश का अशोक ने। और जो ये शिलालेख थी इनकी भाषा होती थी दोस्तों प्राकृत और इनकी लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमैक और ग्रीक। जिसमें सबसे ज्यादा लिपि किसकी प्रचलित थी? तो वो थी ब्राह्मी की। फिर इनको पढ़ा कौन? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन शिलालेखों को पढ़ा गया दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप जो कि एक दोस्तों अंग्रेज था, इसने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, मस्की और गुर्जार अभिलेखों से दोस्तों अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त हुई। फिर अशोक ने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला कार्य आपको ध्यान में रखना है कि अशोक ने तीसरे बौद्ध संगीत का दोस्तों आयोजन करवाया पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किया मोगलीपुत्र तीस ने। फिर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा? तो वो भेजा श्रीलंका। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है ये दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो ये करवाए थे सम्राट अशोक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1857 की क्रांति का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति का दिल्ली में नेतृत्व किया गया दोस्तों बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुर्रम
नाम किसका था, या किस मुगल बादशाह का नाम खुर्रम था। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के एग्जाम में। तो खुर्रम किस मुगल बादशाह का नाम था, तो वो था दोस्तों शाहजहां। तो शाहजहां का नाम था दोस्तों खुर्रम, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में सदिश राशि कौन सी है। तो यहाँ पर सदिश राशि है दोस्तों फोर्स या बल। बाकी द्रव्यमान, वेग और आयतन ये सभी की सभी कौन सी राशि हैं, तो ये हैं अदिश राशि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो यह क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश, और तभी से 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों इनकम टैक्स या आयकर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी जीएसटी हो गया, सेल टैक्स या व्यापार कर जिसे कहा जाता है, और एंटरटेनमेंट टैक्स या मनोरंजन कर, ये तीनों दोस्तों हैं एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी जो इनकम टैक्स होता है या आयकर होता है, यह दोस्तों एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है, मतलब एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कौन कराता है। तो पंचायत चुनाव ये कराया जाता है दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन ये जो होता है दोस्तों ये कराता है पंचायत का चुनाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आता है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ दोस्तों जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके द्वारा लाया जा सकता है। कहाँ पर, तो वो लाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लाया जा सकता है विपक्ष के नेता के द्वारा लोकसभा में, और उन्हें यह प्रस्ताव लाने के लिए दोस्तों कम से कम 50 मेंबर या सदस्यों की सहमति होनी चाहिए उस सदन से। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये लाते हैं विपक्ष के नेता लोकसभा में, और उन्हें यह प्रस्ताव लाने के लिए उस संबंधित सदन से कम 50 सदस्यों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी 1556 में दोस्तों हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के संरक्षक बैरम खान और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खान विजयी रहा। बाकी 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें अब्दाली विजयी रहा। और 1576 में हुआ दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रहा।
तो ये महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है, तो इन युद्धों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि देख लीजिए आप लोग इस टेबल में कि 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध हुआ दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों कौन जीता, तो वो जीता बाबर। और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1556 में, और ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों अकबर के संरक्षक बैरम खान, क्योंकि अकबर की उस समय आयु थी दोस्तों सिर्फ 14 वर्ष, तो इसके संरक्षक में एक व्यक्ति था बैरम खान, उसके बीच में युद्ध हुआ। और दिल्ली के राजा उस समय थे दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता था, उनके बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों बैरम खान हारते हारते जीत गया। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1556 में बैरम खान और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खान विजयी रहा। तो यहाँ पर अकबर लिखा है दोस्तों, मतलब ये अकबर का संरक्षक था, तो अकबर के नाम से लड़ रहा था बैरम खान, इसलिए अकबर चाहे कहिए चाहे बैरम खान कहिए, तो पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान विजयी रहा। बाकी इस युद्ध में विजय के बाद मुगलों का दिल्ली पर शासन फिर से मजबूत हो गया था। तो क्योंकि दोस्तों जो अकबर का पिता था हुमायूं, ये दोस्तों जब चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी से हार गया था तो ये भाग गया था। उसके बाद फिर अकबर का जन्म होता है अमरकोट में, फिर वो आता है, फिर युद्ध लड़ता है, फिर जीतता है, फिर उसके बाद उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। तो उसके बाद जो अकबर था वो सिर्फ 14 वर्ष का था, तो उसका जो संरक्षक था बैरम खान, उसने पानीपत के दूसरे युद्ध में जो दिल्ली के राजा थे हेमू, या जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाता है, उनको हरा दिया। फिर उसके बाद इस युद्ध में विजय के बाद दिल्ली पर मुगल सत्ता दोस्तों एक बार फिर स्थापित हो जाती है। तो इतने बात आप लोग ध्यान में रखिएगा पानीपत के दूसरे युद्ध से। फिर 1761 में हुआ दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध, और ये युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें थे अपने सदाशिव राव। और इस युद्ध में दोस्तों अब्दाली विजयी रहा और मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई। और इस युद्ध में पराजय के बाद मराठा शक्ति दोस्तों कमजोर हो गई, और इसके बाद अंग्रेजों के लिए जो रास्ता था वो खुल गया, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज के सबसे बड़े विरोधी थे उस समय और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे मराठा। तो मराठा जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली से हार गए, तो उसके बाद उनका जो मनोबल था दोस्तों वो डाउन हो गया, फिर अंग्रेज अपना खुला विस्तार करने लगे। बाकी एक था जो 1776, ये युद्ध था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर दोस्तों विजयी रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों अशोक, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है, तो वो है दोस्तों श्रावस्ती की, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि पूछे कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो भी है दोस्तों श्रावस्ती। बाकी ओवरऑल भी सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती। फिर अगला क्वेश्चन है कछुआ वन्य विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कछुआ वन्य जीव विहार ये दोस्तों स्थित है वाराणसी जिले में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक ये कहा जाता है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन जी को। बाकी वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है।
बाकी संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। और भारत में संविधान के जनक कौन है या किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोध गया में। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। बाकी गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था दोस्तों सारनाथ में। फिर गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो बुद्ध जी की मृत्यु हुई दोस्तों कुशीनगर में। और पहले बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो हुआ था दोस्तों राजगृह में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों बोध गया में। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो वो दिया सारनाथ में। और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो वो हुई कुशीनगर में। और पहले बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ राजगृह में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं, तो भारत में वर्तमान समय में दोस्तों कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है उत्तराखंड में। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसकी स्थापना होती है 1936 में। फिर अगला पॉइंट आप लोग नेशनल पार्क से ध्यान में रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि वो है हेमिस नेशनल पार्क, और ये स्थित है लद्दाख में। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, और ये स्थित है अंडमान और निकोबार आइलैंड पर। फिर भारत के सबसे नए जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं, तो वो है देहिंग पटकाई और राय मोना नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, और ये है दोस्तों असम राज्य से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल कॉलेज मुंबई में। तो मुंबई में आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी कैनबरा ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और लंदन ये कहाँ का है राजधानी, तो ये है ब्रिटेन की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का गठन कब हुआ, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होता है दोस्तों 1952 में, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सत्रिया जो लोक नृत्य है ये संबंधित है दोस्तों असम राज्य से, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन राय, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और आत्माराम पांडुरंग जी ने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों हरियाणा में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थानीय जेल और पुलिस किस सूची में आते हैं? तो मेले, स्थानीय जेल और पुलिस ये सभी के सभी आते हैं दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना की गई दोस्तों गुरु नानक देव जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। और ये दोस्तों 2017 के यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्र के लेखक कौन हैं? तो यंग इंडिया पत्र के लेखक थे दोस्तों महात्मा गांधी जी, जो कि हैं ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसमें है दोस्तों नागालैंड, क्योंकि चीन के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उससे आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो वो हैं झूसा, JHUSA, जिसमें एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, फिर है सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता? तो वो है नागालैंड।